पिछले 30 सालों में कास्ट रिजर्वेशन के ऊपर सबसे बड़ी रूलिंग आई है। In a significant ruling, a 7-judge bench of the Supreme Court by a majority has held that subclassification of scheduled caste or scheduled tribe is permissible to grant separate quotas for more backwards within the SC/ST categories. सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने SC/ST कैटेगरी में क्रीमी लेयर इंट्रोड्यूस कर दी और SC/ST में अब सब क्लासिफिकेशन भी अलाउ कर दी है। यानी अब SC/ST में जो और ज्यादा बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं उनको एक सेपरेट रिजर्वेशन मिल सकता है। इस जजमेंट ने एक बार फिर से कास्ट एंड रिजर्वेशन पर एक बड़ी डिबेट शुरू कर दी। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में आई और उसने क्लियरली इस डिसीजन के अगेंस्ट अपना रुख दिखा दिया है। लेकिन रिजर्वेशन हमारे भारत में हमेशा से बड़ी कंट्रोवर्शियल इशू रहा है। जिन लोगों के घर में सरकारी नौकरी है उनको उसके बाद भी आरक्षण क्यों मिल रहा है? तुम्हें एक पोस्ट पे पहुंचा दिए, मोटिव क्या था? तुमको ऊपर पहुंचा दिया, फिर भी तुम आरक्षण क्यों ले रहे हो? देखिए, जैसे पहले के समय में जो ऊंची जाति के लोग थे बस वही पढ़ते थे, नीची जाति के लोग नहीं पढ़ते थे, यानी कि 100% रिजर्वेशन होता था ऊंची जाति के लोग। लेकिन अभी कुछ परसेंट रिजर्वेशन दिया गया है छोटी जाति के लोगों को, तो उससे हमें क्यों प्रॉब्लम होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, उनको भी तो ऊपर उठने का मौका मिले। कुछ टाइम पहले IAS ऑफिसर की जब न्यूज आने लगी थी तो वहां पर भी पता चल रहा था कि नकली कास्ट और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा के ये IAS बन गए। अगर महाराष्ट्र की IAS पर आरोपी है उन्होंने अपनी संपत्ति छिपा करके रिजर्वेशन का फायदा लिया, साथ ही IAS क्रैक करने के लिए विकलांगता के फर्जी सर्टिफिकेट जमा किए। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र की IAS पूजा खेड़कर पर प्रोबेशन के दौरान मनमानी के भी कई आरोप लग रहे हैं। लोग दोबारा से पूछने लगे कि रिजर्वेशन का फायदा क्या एक्चुअल में जरूरत के लोगों को मिल रहा है या सिर्फ ये क्रीमी लेयर ही है जो इसका लगातार फायदा उठाती जा रही है। इस पर फिर से डिबेट शुरू हो गई कि मेडिकल प्रोफेशनल या एडमिनिस्ट्रेशन जैसी जो जगह है यहाँ पर सिर्फ मेरिट के बेसिस पर एडमिशन होना चाहिए या यहाँ पर रिजर्वेशन की जरूरत है। आपको लगता है डॉक्टरी की जो पढ़ाई होती है, मेडिकल पढ़ाई, उसमें आरक्षण होना चाहिए? नहीं, उसमें आरक्षण का कोई नीड नहीं है। और क्या रिजर्वेशन सिर्फ एक ही जनरेशन तक लिमिटेड रहना चाहिए? कुछ लोगों के हिसाब से इस रिजर्वेशन की वजह से भारत में ब्रेन ड्रेन होता है, लोग बाहर चले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जनरल कैटेगरी के लोगों को रिजर्वेशन के खिलाफ बोलने की बजाय सरकार से ज्यादा कॉलेजेस और जॉब्स की डिमांड करनी चाहिए। पिछले लोकसभा इलेक्शन में ऑपोजिशन के पास सबसे बड़ा मुद्दा था कास्ट। जितनी आबादी उतना हक, ये वाले नारे दिए जा रहे थे। रिजर्वेशन की कैप को भी 50% से एक्सीड करने का प्रॉमिस किया जा रहा था। अब 73% आबादी है तो 50% लिमिट क्यों है? ये जो 50% का लिमिट लगा रखा है, इस लिमिट को हम हटा देंगे, परे कर देंगे और गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को जितनी रिजर्वेशन की जरूरत है उतनी रिजर्वेशन हम देने जा रहे हैं। ऑपोजिशन का नैरेटिव कुछ हद तक बड़ा सक्सेसफुल रहा। इस चार्ट में साफ दिखाई दे रहा है 2019 के कंपैरिजन में इंडिया अलायंस के जो वोट शेयर है वो इन सारी कम्युनिटीज में काफी तेजी से बढ़ा है। हरियाणा के जाट, राजस्थान के OBC और कर्नाटक के लिंगायत और वोकलिगा कम्युनिटी का जो वोट शेयर है 2019 के कंपैरिजन में डबल हो चुका है। इसके अलावा इंडिया अलायंस जो यूपी के यादव है उसमें भी 20% ज्यादा वोट शेयर लेके आई है। तेलंगाना के OBC से 13% ज्यादा इनको वोट मिले। यानी कि कास्ट एंड रिजर्वेशन का जो मुद्दा है वो भारत में आज भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इशू बन चुका है। और किसी भी इलेक्शन में देख लो, डेवलपमेंट से ज्यादा इंसान अपनी कास्ट के नाम पे वोट देता है और इसीलिए इस पे डिटेल में बात करनी बहुत जरूरी हो गई है। India's top court said that states must identify the creamy layer within the scheduled castes and scheduled tribe and take them out of reservation. उसको जबरदस्ती पढ़ाया गया है, जबरदस्ती गधे को घोड़ा बना के बिठाया गया है। आई गेस रिजर्वेशन को हर वो बंदा खा लेता है जिसके पास रिजर्वेशन नहीं है। तब कह रहा है 2019 में छुआछूत खत्म हो गया। जिसके साथ खत्म हो गया होगा, जिसका साथ नहीं होगा तो कहवे करेगा। रिजर्वेशन के टॉपिक पर जब भी बात होती है लोग कमेंट में लिख देते हैं कि देश में स्किल से ज्यादा रिजर्वेशन पर फोकस है, इसीलिए स्किल की डेवलपमेंट नहीं हो रही है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट डेटा भी यही दिखाता है, हर 4 में से एक MBA ग्रेजुएट, हर 5 में से एक इंजीनियर और हर 10 में से एक ग्रेजुएट ही एम्प्लॉयबल है। और इसके लिए सिस्टम के साथ साथ स्टूडेंट भी जिम्मेदार है। स्टूडेंट को समझना होगा कि आपके करियर तेजी से ग्रो तभी करेगा जब आपकी पहली जॉब अच्छी कंपनी में अच्छे पैकेज पे लगेगी, लेकिन मिलेगी ये भी स्किल के दम पर ही। लोग जॉब रेडी होने के लिए बिना रिसर्च करे कोई भी कोर्स ले रहे हैं, ना वो उनका प्लेसमेंट रेट देखते हैं, ना एलुमनाई से बात करते हैं और ज्वाइन करने के बाद रियलाइज करते हैं कि ये तो रटा रटाया ज्ञान सिखा रहे हैं, इंडस्ट्री रिलेवेंट वाली स्किल तो है ही नहीं यहाँ पर। लेकिन एक कोर्स ऐसा है जो पूरे कॉन्फिडेंस से प्रॉमिस करता है कि अगर कोर्स करने के बाद आपका कम से कम 4.5 LPA की जॉब नहीं लगती है तो 60% फीस आपको वापस कर देंगे। मैं बात कर रहा हूं क्राफ्टशाला के मार्केटिंग लॉन्च पैड कोर्स के बारे में। ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स 16 वीक का ऑनलाइन फुल टाइम प्रोग्राम है जिसके लिए आपको कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस या MBA की जरूरत नहीं है। ये कोर्स इंडस्ट्री प्रैक्टिशनर्स ने डिजाइन करा है जिससे आपको इसमें
प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। इनके ट्रेनर्स को नेस्ले, HUL, मेटा, गूगल और बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनीज का एक्सपीरियंस है। इनके कोर्स में प्लेसमेंट रेट 94% रहा है और इसमें ऑलरेडी 1800 से ज्यादा प्लेसमेंट हो चुके हैं। अगर आप इनके लिंक्डइन पेज के एलुमनाई सेक्शन में जाओगे तो खुद वेरीफाई कर सकते हो, किसी भी बाकी कोर्स से आप देखोगे 3 से 5 गुना बेटर है। भारत और दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स और टॉप की मार्केटिंग एजेंसीज इनके हायरिंग पार्टनर्स हैं, जहां पर इन सारे रोल्स में यहाँ पर प्लेसमेंट होते हैं और ये सारे रोल आजकल जॉब मार्केट में बड़ी हाई डिमांड में है और इनमें जाने के लिए जो काफी सारी स्किल्स चाहिए होती हैं, क्राफ्टशाला के कोर्स में आप ये सारी सीख पाओगे। ये इंडस्ट्री में अकेले हैं जो अपने सारे बैचेस का प्लेसमेंट रिपोर्ट पब्लिकली पब्लिश करते हैं और आप इसे खुद जाके वेरीफाई कर सकते हो। ऐसे बहुत ही रेयर कोर्स होते हैं जो आपको जॉब प्रोवाइड करने के लिए खुद को अकाउंटेबल रखते हैं और इतनी ट्रांसपेरेंटली अपना सारा डेटा पब्लिकली शेयर करते हैं। इसीलिए मैं पर्सनली आपको रेकमेंड करता हूं कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है इसके थ्रू एक बार इन्हें चेकआउट जरूर करना और अगर आप इनके स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 1000 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। 4 वेदों में से एक है ऋग्वेद, जिसमें लिखा है कि भगवान ने संसार कैसे बनाया। इसमें एक पुरुष की बॉडी के पार्ट के थ्रू सोसाइटी में 4 वर्ण बनाए गए थे। पुरुष का जो हेड था वो ब्राह्मण था, जिसमें पंडित, टीचर, स्कॉलर, सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल हुआ करते थे। इनका काम था कि सोसाइटी को एजुकेशन दो और यही लोग इस सोसाइटी के लिए विजन और वैल्यू डिसाइड करते थे। दूसरे वर्ण में थे क्षत्रिय, जो पुरुष के हाथों से निकलते थे। इस वर्ण में वॉरियर और किंग्स आते थे। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सोसाइटी को गवर्न कैसे करना है, प्रोटेक्ट कैसे करना है। तीसरा वर्ण था वैश्य, जो पुरुष की जंघा से निकलता था। इसमें सोसाइटी के ट्रेडर, फार्मर और लैंड ओनर्स होते थे। इनको प्रोडक्टिव क्लास कहा जाता था, जिनके काम थे कि खेती करो, एनिमल की प्रोटेक्शन करो, प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करो। और चौथा वर्ण था शूद्र कम्युनिटी, जो पुरुष के पांवों से निकलती थी और इसमें सारे लेबरर्स आते थे जो बाकी सारे जो क्लासेस हैं उनको सर्व करने का काम करते थे। इसी को बोलते थे वर्ण व्यवस्था। देखो, कोई भी सोसाइटी होती है अपने आप को ऑर्गेनाइज करने का अलग अलग तरीका निकालती है। हमारी सोसाइटी ने वर्ण व्यवस्था एक तरीका निकाला था कि हम अपनी सोसाइटी को ऑर्गेनाइज कर सकें। यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं थी। हर आदमी के अपने रोल असाइन थे और वो उसी तरह के काम करता था। और ये जो रोल थे ये बर्थ से असाइन नहीं होते थे, ये लोगों के काम करने के तरीके और उनकी स्किल सेट से असाइन होते थे। कोई अगर इंसान बहुत अच्छा तीर चलाता है, चाहे वो ब्राह्मण घर में पैदा हुआ हो, लेकिन वो छत्री बन जाएगा क्योंकि उसकी तीर चलाने की जो स्किल है वो बहुत ज्यादा तेज है। और वहीं अगर कोई छत्री है जो पढ़ने में बहुत तेज है तो वो ब्राह्मण का काम कर सकता था। ये काफी फ्लूइड सी मैकेनिज्म था जो बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन ओवर द टाइम ये जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर था उसको तोड़ के लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया और धीरे धीरे ये पूरा सिस्टम इतना रिजिड होता चला गया कि लोगों के स्किल सेट से ज्यादा उनको बाय बर्थ ये रोल असाइन होने लगे और यहीं से पूरी सोसाइटी में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। और इस प्रॉब्लम को जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने ऑब्जर्व करा और उसको और ज्यादा इंटेंसिफाई करने का काम करा। जब ब्रिटिशर्स भारत पर रूल करना चाहते थे तो उनके लिए भारत की सोसाइटी को समझना बहुत जरूरी था। इसीलिए उन्होंने डिसाइड करा कि वो भारत में एक सेंसस करवाएंगे जिसमें उन्होंने इंडियन सोसाइटीज के बारे में बड़े डिटेल में पता चल पाएगा। 1872 में भारत में पहली बार सेंसस करवाया जाता है जिसमें कास्ट का डेटा भी कलेक्ट किया गया था। लेकिन कास्ट का डेटा कलेक्ट करना इतना आसान नहीं था। जैसे कि एक ब्रिटिश ऑफिसर ने बताया कि एक कास्ट किसी प्रोविंस में ब्राह्मण कंसीडर की जाती है और दूसरे में उसको छत्री कह दिया जाता है। इनफैक्ट उन्हें नॉर्थ भारत में कई सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने कहा कि हम ब्राह्मण्स हैं लेकिन कई सालों पहले राजपूत हुआ करते थे, जो एक बार फिर से शो करता है कि हमारी जो वर्ण व्यवस्था थी वो शुरू में इतनी रिजिड नहीं थी, एक फ्लूइड सिस्टम हुआ करता था। इनफैक्ट 1911 में जो सेंसस हुआ था उसके कमिश्नर ने भी लिखा था कि वो सोचते थे कि कास्ट एक फिक्स चीज होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। नई कास्ट बनती रहती है और कुछ पुरानी जो कास्ट है वो डिसअपीयर होती जाती है। क्योंकि ये सब समझना ब्रिटिशर्स के लिए बड़ा मुश्किल था, इसलिए उन्होंने कई सारे ब्राह्मण स्कॉलर्स और लिटरेचर्स की हेल्प लेनी शुरू करी। इसलिए सेंसस में जो भी प्रॉब्लम आती थी वो इन्हीं स्कॉलर्स के पास जाकर उसको सॉल्व करवाते थे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कास्ट के लोग थे जो खुश नहीं थे कि उन्हें बाकी कास्ट के साथ क्लब किया जा रहा है और इस सेंसस की वजह से कुछ नई कास्ट भी बन जाती थी। लेकिन ऐसा नहीं कि ब्रिटिश के आने के बाद से कास्ट का पूरा गेम शुरू होता है। जो वर्ण व्यवस्था हमारे टेक्स्ट में लिखी थी जिससे हम सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने वाले थे उसको डिस्क्रिमिनेट करना हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया था और अनटचेबिलिटी जैसी प्रॉब्लम ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। ब्रिटिशर्स ने बस इन्हीं प्रॉब्लम को अपने फायदे के लिए एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। ब्रिटिशर्स के आने के पहले ही ये हो चुका था कि बहुत सारी कास्ट के लोगों को एक कुएं का पानी पीना मना था, एक पर्टिकुलर सड़क पे चलना मना था। अगर कोई अपर कास्ट का इंसान चारपाई पे बैठा है तो वो जमीन पे बैठते थे। और ये चीजें आज भी हमारे गांवों में और टियर 2 टियर 3 सिटीज में बड़े खुलेआम चलती हैं। और इन्हीं सारी चीजों को अंबेडकर जी, गांधी जी और सावरकर जी, इन तीनों लोगों ने ऑब्जर्व किया था और तीनों ने अपने अपने सोल्यूशन निकाले थे। वैसे तो ये तीनों ही लोग अंग्रेजों के अगेंस्ट फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, लेकिन एक बार सोच के देखो, फ्रीडम की लड़ाई लड़ते लड़ते इन्हें कास्ट पे इतना काम करने की जरूरत क्यों दिखी? क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा था कि ये कास्ट हिंदू सोसाइटी को पूरी तरह से तोड़ के रख देगी। इसीलिए तीनों फ्रीडम फाइटर्स ने अंग्रेजों से तो लड़ा, लेकिन उसके साथ साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट भी अपनी अपनी तरह से इन्होंने मोर्चा खोल दिया। 1936 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एनाहिलेशन ऑफ कास्ट लिखी, लेकिन इसके पहले ही नेशनल लेवल पर जो कास्ट को लेकर डिबेट थी वो शुरू हो चुकी थी। अंबेडकर जी खुद एक लोअर कास्ट से आते थे, जिसकी वजह से उन्हें अपनी लाइफ में काफी सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी थी। आपको शायद पता होगा, जब वो स्कूल जाते थे तो उन्हें क्लास के बाहर बिठाया जाता था। सेम मटके से वो पानी नहीं पी सकते थे। तो दलित के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है उन्होंने बहुत क्लोजली फील किया था। अंबेडकर
जी इसकी वजह से वेदों और शास्त्रों से काफी दूर चले गए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि जो अनटचेबिलिटी के रूट्स हैं वो इन्हीं किताबों से निकल के आते हैं। जबकि गांधी जी खुद बनिया कम्युनिटी से आते थे और उनका मानना था कि वर्ण व्यवस्था गलत नहीं है, लेकिन सब कम्युनिटीज को इक्वली ट्रीट करना भी बहुत जरूरी है। गांधी जी अनटचेबिलिटी के खिलाफ थे, लेकिन इन्होंने अनटचेबल्स को हरिजन का नाम दिया था। अंबेडकर ये चाहते थे कि दलितों का एक अलग से वोटिंग सिस्टम करवाया जाए, जिसका मतलब यह था कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सिर्फ दलित लीडर्स ही इलेक्शन लड़ पाएंगे, सिर्फ दलित ही वोट कर पाएंगे, और उनका यह मानना था कि इस तरह से दलित को सही रिप्रेजेंटेशन मिल पाएगा। जबकि गांधी जी इसके पूरा खिलाफ थे। उनका मानना था कि ऐसा किया तो दलित और बाकी हिंदूज में और ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, एक हम नया पाकिस्तान क्रिएट करने की तरफ बढ़ जाएंगे, और ये हिंदू यूनिटी के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन अंबेडकर अपनी इस डिमांड पर अड़े रहते हैं, इसीलिए गांधी जी ने भी 1932 में फास्ट अनटू डेथ शुरू कर दिया था। इस टाइम पर गांधी जी पुणे की यरवडा जेल में बंद थे। इस फास्ट की वजह से अंबेडकर जी के ऊपर काफी प्रेशर बढ़ रहा था। रोज हेडलाइन लिखी जाती थी कि गांधी जी की हालत खराब होती जा रही है। कई बड़े बड़े लीडर्स और खुद गांधी जी के बेटे ने भी अंबेडकर से रिक्वेस्ट की कि वो अपनी इस डिमांड को वापस ले लें, और इवेंचुअली अंबेडकर जी को हार माननी पड़ी, क्योंकि उन्हें पता था कि गांधी जी को कुछ भी हुआ तो वो सिर्फ एक विलेन बन के रह जाएंगे और पूरी की पूरी दलित कम्युनिटी को विलेन बना दिया जाएगा। और इसी वजह से शायद अंबेडकर जी गांधी जी से ज्यादा चिढ़ने लगे थे। I have a feeling that I know him better than most other people because he had opened his real fangs to me. इवेंचुअली पूना पैक्ट साइन कर लिया जाता है, जिसमें डिसाइड होता है कि दलित को सेपरेट जो इलेक्टोरेट देने की बजाय इन्हें कुछ रिजर्व सीट दी जाएंगी, जिन सीट पर सिर्फ दलित कैंडिडेट ही खड़े हो सकेंगे, लेकिन वोट देने का अधिकार सारे लोगों को। गांधी जी और अंबेडकर जी के अलावा सावरकर जी भी एक ऐसे फिगर हैं जिन्होंने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट बहुत काम किया है, लेकिन उनकी इतनी बात नहीं होती है। सावरकर जी जब काला पानी से रत्नागिरी जेल शिफ्ट होते हैं तो उन्होंने कास्टिज्म के अगेंस्ट लिखना और बोलना शुरू कर दिया था। सावरकर जी कास्ट को लेकर काफी रिफॉर्मिस्ट व्यू रखते थे। उन्होंने महाराष्ट्र में कई सारी सभाएं करी जिसमें उन्होंने खुलकर कास्टिज्म के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया। इन्होंने पतित पावन टेंपल भी बनवाया जिसमें सभी कास्ट के लोग जा सकते थे। इसके अलावा सावरकर इंटर कास्ट डाइनिंग को भी काफी ज्यादा प्रमोट करते थे, ताकि जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है वो खत्म की जा सके। गांधी जी ने तो हरिजनोद्धार की बात बाद में कही, सावरकर जी ने पहले। सावरकर वैसे तो एक रिचुअलिस्टिक हिंदू नहीं थे, लेकिन दलितों के लिए उन्होंने खुद एक कर्मकांडी ब्राह्मण बनके उनकी जनेऊ सेरेमनीज भी करी थी। अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो भूल कर रहे हैं कि मैं अपने साथ इन लोगों को इसलिए लाया हूं कि यहाँ इनका उद्धार होगा। नहीं, इन्हें छूने से इनका उद्धार नहीं होगा, उद्धार तो आप लोगों का होगा। इन्हें गले लगाकर आप अपने पापों से मुक्त होंगे। उनका यह मानना था कि लार्जर हिंदू यूनिटी के लिए हर एक कास्ट को इक्वली ट्रीट करना बहुत जरूरी है। सावरकर और अंबेडकर के व्यू में एक बड़ा डिफरेंस ये था कि सावरकर ये मानते थे कि अनटचेबिलिटी जैसी चीजें हिंदू धर्म के लिए एक इविल है जिन्हें इरेडिकेट किया जा सकता है, लेकिन अंबेडकर ये मानते थे कि कास्ट सिस्टम हिंदू धर्म में इतना ज्यादा डीपली रूटेड है कि ये कभी अलग नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने काफी सोच विचार करने के बाद 1956 में अपने 3.5 लाख फॉलोअर के साथ बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लिया था। अंबेडकर सोशल जस्टिस और अफर्मेटिव एक्शन में बिलीव रखते थे, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में SC/STs को रिजर्वेशन भी दी गई। ये रिजर्वेशन कॉलेजेस, गवर्नमेंट जॉब्स और लेजिस्लेचर में दी गई। इसके अलावा जॉब्स के प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दी गई। SCs को 15% और STs को 7.5%। SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर नहीं रखी गई। इसका मतलब किसी की चाहे कितनी भी इनकम क्यों ना हो जाए उसको रिजर्वेशन मिलती रहेगी। इसके अलावा 1991 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बेसिस पर OBCs को भी 27% रिजर्वेशन दे दी गई। ये जो मंडल कमीशन था ये क्या था और इसके अराउंड क्या क्या इंसिडेंट हुए ये हमने ऑलरेडी एक कास्ट सेंसस वाली वीडियो में बड़ी डिटेल में कवर किया है। अब जो टोटल रिजर्वेशन थी वो ऑलमोस्ट 50% हो चुकी थी। इंदिरा शानी नाम की एक लॉयर थी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर रिजर्वेशन के अगेंस्ट एक केस फाइल कर दिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने OBC को जो रिजर्वेशन मिल रहा था वो तो अपहोल्ड किया, लेकिन दो चीजें और कह दी। एक तो रिजर्वेशन की जो 50% अभी लिमिट हो चुकी है उससे और इसको बढ़ाया नहीं जा सकता, और दूसरा OBCs के लिए जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। क्रीमी लेयर का मतलब है कि उस कैटेगरी के लोग जो प्रिविलेज्ड हैं अब उन्हें रिजर्वेशन का फायदा नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा 2019 में सरकार 10% EWS रिजर्वेशन भी लेकर आई थी जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को दिया जा सकता है। ये रिजर्वेशन उन जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए थी जो अपर कास्ट से तो बिलोंग करते हैं लेकिन उनकी इकोनॉमिक हालत उतनी अच्छी नहीं है। अब आपके मन में सीधा सा सवाल आ रहा होगा कि इतने सालों से रिजर्वेशन मिल रहा है तो इन कम्युनिटीज का क्या फायदा हुआ है। तो सबसे पहले एजुकेशन लेवल को देखते हैं। ये दो टेबल देखो, 1961 और 2011 के लिटरेसी रेट है। 1961 में SC कम्युनिटी का लिटरेसी रेट 10% था और ST का 8.5% था, और इन दोनों ही कम्युनिटीज में ग्रेजुअली बढ़ता चला गया है। अब इसके बाद सेंसस कंडक्ट नहीं हुआ, लेकिन एक रिपोर्ट के हिसाब से ST कम्युनिटी का जो लिटरेसी रेट है वो अब 70% के आसपास पहुंच चुका है। लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो एक डिफरेंट पिक्चर सी दिखती है। ये टेबल
देखो, ग्रुप ए का ये डेटा है जहां पर जनरल कैटेगरी के 64% एम्प्लॉइज हैं और एसटी, एससी और ओबीसी इन तीनों कैटेगरी में अगर आप देखो अपनी रिजर्व सीटें भी ये लोग फिल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ग्रुप ए में ही ओबीसी की 27% रिजर्वेशन है लेकिन सिर्फ 17% ही लोग हैं। ग्रुप बी में अगर आप देखो ओबीसी की हालत और ज्यादा खराब है, 16% ही लोग हैं, जबकि एससी एसटी अगर देखो तो अपनी रिजर्व सीटें भर लेते हैं। लेकिन अगर आप और नीचे की नौकरियां देखते चले जाओ तो एससी एसटी जितने होने चाहिए उससे कई ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। एससी तो डबल से भी ज्यादा है। इससे शो होता है कि आज भी जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो हायर पोस्ट में नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको लोअर क्लास की जॉब दी जा रही है। और जनरल कैटेगरी के कंपैरिजन में आज भी एससी एसटी काफी पीछे हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एससी एसटी को एजुकेशन के मामले में तो काफी फायदा हुआ है। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग एससी एसटी कैटेगरी के जो लोग हैं वो हायर एजुकेशन भी परस्यू करने लगे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में हायर पोजीशन जो होती है उसमें इनका रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दूसरी चीज हमें ये पता चलती है कि इन सभी इंडिकेटर्स पर आज जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो बहुत ज्यादा आगे हैं, फिर चाहे वो हायर पोजीशंस हो या फिर इनकम लेवल हो। अब पॉलिटिशियंस को लगता है कि जनरल और रिजर्व कैटेगरी के बीच का अगर गैप कम करना है तो ज्यादा रिजर्वेशन देना पड़ेगा, जबकि जॉब्स वाले डेटा में हमें साफ दिखाई देता है जो एग्जिस्टिंग रिजर्व सीट्स हैं वो भी पूरी तरह से फिल नहीं हो पा रही, तो और ज्यादा रिजर्वेशन देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है। शायद हमें इन कम्युनिटीज की एजुकेशन में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बल्कि एजुकेशन में तो हमें ओवरऑल ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। और जहां तक रही बात रिजर्वेशन की, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि रिजर्वेशन हटा देनी चाहिए। मेरा ओपिनियन है कि जब तक ऐसी न्यूज आती रहेगी कि दलित को घोड़ी चढ़ने की वजह से पीट दिया गया, बारात नहीं निकलने दी गई, किसी दलित को पानी पीने के लिए पीट दिया गया या किसी दलित को टेंपल में घुसने की वजह से पीट दिया गया, तब तक रिजर्वेशन हटाई नहीं जा सकती। और ये जितनी मैंने न्यूज अभी आपको बताई ये पिछले 1 साल की न्यूज है। ऐसी सोसाइटी में इनके लिए ग्रो करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, रिजर्वेशन। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि रिजर्वेशन भी तो एक तरह की इनइक्वालिटी है। आप एक कम्युनिटी को ज्यादा लीनियंसी दे रहे हो, उन्हें एडमिशन में मार्क्स भी कम चाहिए, फीस भी कम देनी पड़ती है, अटेम्प्ट भी ज्यादा मिलते हैं, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके साथ तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। इस मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए आपको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के बारे में समझना पड़ेगा, और ये आप इन 3 पिक्चर से क्लियरली समझ जाओगे। पहली फोटो है इक्वालिटी की, यानी किसी की कंडीशन कैसी भी हो लेकिन आप उसे सेम तरह से ट्रीट कर रहे हो। इसको अगर हम कास्ट के पर्सपेक्टिव से समझें तो जो कम्युनिटी सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर में अच्छा कर रही हैं वो हमेशा अच्छा करती रहेंगी। अब इस चीज का जवाब आपको देना पड़ेगा कि क्या आप ऐसी सिचुएशन चाहते हो जहां हमारी कंट्री के कुछ लोग हमेशा रिच और एजुकेटेड होते चले जाएं और जो मेजॉरिटी है वो हमेशा गरीब बनी रहे क्योंकि उन्हें कोई भी हेल्प नहीं की जा रही है। दूसरी फोटो है इक्विटी, यानी जिसको जितना सपोर्ट चाहिए उतना प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसको नहीं चाहिए उसको नहीं कर रहे हैं। इसमें हमारी करंट सिचुएशन आती है जिसमें हम रिजर्वेशन दे रहे हैं, लेकिन क्लियरली हम इस सिचुएशन से भी सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि जनरल कैटेगरी को लगता है कि अब उनके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रही है। और कुछ आर्ग्यूमेंट उनकी भी सही है। कई बार ऐसा देखा गया है कि एग्जाम की कट ऑफ रेट एससी एसटीज के लिए 0 तक आ जाती है, या मेडिकल एग्जाम में काफी लो क्वालिफाइंग मार्क्स हो जाते हैं। अब इस सिस्टम से जिस क्वालिटी के डॉक्टर निकलेंगे उससे पूरी सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कहीं तो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो इसी में तीसरी फोटो आती है, यह है जस्टिस, यानी आपने वो बैरियर ही हटा दिया जिससे सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। हमारी सिचुएशन में ये बैरियर रिजर्वेशन नहीं बल्कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है और जिसे जड़ से हटाने की जरूरत है, और उसका एक ही सोल्यूशन है, इंटरकास्ट मैरिजेस। गांधी जी, अंबेडकर और सावरकर वैसे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस रखते थे, लेकिन इस एक सोल्यूशन पर ये तीनों अग्री करते थे। इससे 2 प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। एक तो कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म हो जाएगा, दूसरा जो हमारा जो जीन पूल है वो भी बेटर होगा। कुछ रिसर्चर्स के हिसाब से हिंदू कम्युनिटी में सेम कास्ट में मैरिज करने की वजह से जो जीन पूल है वो काफी एंडोगैमस बनता जा रहा है, जिसकी वजह से कई सारी जो डिजीज हैं वो बढ़ने लगी हैं। जो फैमिली डिजीजेस हैं वो खत्म नहीं हो पाती हैं क्योंकि जीन्स की कोई भी वैरायटी नहीं बची है। इसीलिए सरकार को इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट करना पड़ेगा। जैसे ओडिशा गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है, 2.5 लाख रुपए देते हैं इंटरकास्ट मैरिज में। मेरे हिसाब से ऐसी स्कीम बाकी स्टेट में भी चलनी चाहिए, बल्कि सरकार तो इस पे टैक्स बेनिफिट देकर भी इसको प्रमोट कर सकती है। रही बात रिजर्वेशन की, तो मुझे ऐसा लगता है कि एससी एसटी कैटेगरी में भी क्रीमी लेयर को इंट्रोड्यूस करना सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा डिसीजन था। सरकार को इसे सपोर्ट करना चाहिए, स्पेशली जिनके पेरेंट ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफिसेज में हैं, उनको दोबारा रिजर्वेशन देने का क्या फायदा है। बल्कि जस्टिस मित्तल ने इस जजमेंट में यह भी कहा है कि रिजर्वेशन एक जनरेशन तक ही दिया जाना चाहिए। प्लस जो ओबीसी में है उनमें भी जो क्रीमी लेयर है उसको और ज्यादा अच्छे से फिल्टर आउट करने की जरूरत है। बिहार का जो कास्ट सर्वे हुआ था उसमें भी पता चला था कि ओबीसीज के अंदर कुछ डोमिनेंट कास्ट हैं जिनको सारा बेनिफिट मिलता जा रहा है, और इसीलिए मेरे हिसाब से नेशन वाइड फिल्टर आउट करके एक फ्रेमवर्क तैयार होना चाहिए। आप भी ऐसी कई सारी फैमिलीज को जानते होंगे जो बहुत वेल ऑफ है, जिनकी समाज में बहुत इज्जत है, लेकिन रिजर्वेशन का लगातार फायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा लॉ एनफोर्समेंट को भी अच्छी तरह से जो फेक सर्टिफिकेट बनवाए जाते हैं उस पर निगरानी रखनी चाहिए, वरना अभी जो केस निकल के आ रहे हैं फेक सर्टिफिकेट वाले आईएएस ऑफिसर के, वो देख के शर्म आती है कि कैसे वो सिस्टम जो दबे कुचले लोगों की हेल्प करने के लिए बनाया गया था, उनका भी हक ये लोग फेक सर्टिफिकेट बना बना के छीन लेते हैं और फिर एथिक्स का ज्ञान देते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम में भी रिफॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत है। सरकार ये शायद रियलाइज नहीं कर पा रही है, लेकिन हम अपने एजुकेशन सिस्टम को ही कंप्लीटली रिफॉर्म कर दें तो पूरे देश की आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। हमारी डिग्रीज इतनी यूजलेस क्यों है कि ग्रेजुएशन
ग्रेजुएशन के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। इनफैक्ट जो बीटेक एमबीए वाले कोर्सेज कर रहे हैं वो भी अनएम्प्लॉयबल। ऐसा नहीं है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हम उसे वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं। इमेजिन करो कि सब रैट रेस में भागने की बजाय अगर वो काम करने लग जाएं जिसे उन्हें सच में इंटरेस्ट आता है, तो देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में क्राफ्टशाला का लिंक है, एक बार इन्हें चेकआउट जरूर करना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।